नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य इक्विटी लैब में। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी का पूरा रिव्यू करेंगे जो इंडिया के ब्यूटी और कॉस्मेटिक सेक्टर में काम करती है। नाम है रिकॉर्ड स्टूडियोज लिमिटेड। ये हाल ही में बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई है। बीएसई एसएमई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वह हिस्सा जहां छोटी और मध्यम कंपनियां यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं। करंट मार्केट प्राइस लगभग 198 रुपए के आसपास है और मार्केट कैप करीब 211 करोड़ रुपए का है। तो चलते हैं सीधे एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिकॉर्ड स्टूडियोज एक्चुअली करती क्या है। ये कलर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर ब्रांड है जो फेस मेकअप, आई प्रोडक्ट्स, लिप प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर और ब्यूटी एक्सेसरीज बनाती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझनी है, ये कंपनी खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती। सारा प्रोडक्शन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से होता है। कंपनी का काम है ब्रांड बिल्ड करना, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना। ये प्राइमरीली एक डिजिटल फर्स्ट और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ अपने फ्रेंचाइज स्टोर्स के थ्रू भी बेचती है। ये बात दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की सारी एनालिसिस इसी पॉइंट के अराउंड घूमेगी। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ है प्रोमोटर प्लेजिंग। प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के फाउंडर्स और मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं। प्लेजिंग का मतलब होता है कि उन्होंने अपने शेयर्स को किसी लोन के बदले गिरवी रख दिया हो। ये एक बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल होता है। रिकॉर्ड के 6 प्रमोटर्स हैं जिनके नाम हैं धीरज बंसल, राहुल सचदेवा, शैली बंसल, शालिनी त्रेहान, प्रीति त्रेहान और करण बंसल। इनमें से किसी ने भी अपने शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है ऑडिटर की राय। ऑडिटर वो बाहरी एक्सपर्ट होता है जो कंपनी के सारे अकाउंट्स को इंडिपेंडेंटली चेक करता है और ये बताता है कि कंपनी ने जो नंबर्स दिखाए हैं वो सही है या नहीं। FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के ऑडिटेड रिजल्ट्स पर ऑडिटर्स ने क्लीन ओपिनियन दिया है, जिसे अनमॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं। मतलब कोई गड़बड़ी नहीं मिली। एक बार रिजल्ट्स रिवाइज ज़रूर हुए थे लेकिन वो सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक के लिए था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये भी पॉजिटिव है। तीसरी चीज़ है कैश फ्लो यानी नकद प्रवाह। कंपनी अपने डेली बिजनेस से कितना एक्चुअल पैसा जनरेट कर रही है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है। कागज़ पर प्रॉफिट दिखाना और एक्चुअली पैसा हाथ में आना दोनों अलग बातें हैं। FY23 और FY24 में रिकॉर्ड का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, लेकिन FY25 में 3.14 करोड़ रुपए पॉजिटिव हो गया और FY26 के पहले 9 महीनों में 5.97 करोड़ रुपए पॉजिटिव रहा। यानी कंपनी अब जेन्युइनली पैसा जनरेट करने लगी है। ये एक अच्छा सिग्नल है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जो मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, ये BSE SME में लिस्टेड कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग 65% है, तो पब्लिक फ्लोट यानी आम इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल शेयर्स सिर्फ लगभग 35% हैं, जो करीब 74 करोड़ रुपए के बराबर है। BSE SME काउंटर्स पर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम था है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसमें बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हो तो स्टॉक प्राइस खुद ही मूव हो जाएगी। ये एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है जिसे हमेशा ध्यान में रखना होगा। और एक और बात जो शुरू में ही बता दूं, कंपनी के ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस पर क्लास 3 यानी कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में लीगल ऑब्जेक्शंस फाइल्ड हैं। ट्रेडमार्क वो लीगल प्रोटेक्शन होती है जो किसी ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करती है। अगर ट्रेडमार्क सिक्योर नहीं हुआ तो कोई और उस नाम का इस्तेमाल कर सकता है। ये DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज्ड है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन ये मैटर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और यूनिट इकोनॉमिक्स की। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक प्रोडक्ट बेचने पर कंपनी कितना कमाती है। रेवेन्यू ट्रांजैक्टरी देखें तो FY23 में 22.44 करोड़ रुपए था, FY24 में 36.93 करोड़ रुपए, FY25 में 47.94 करोड़ रुपए और FY26 में 79.95 करोड़ रुपए। 3 साल का CAGR लगभग 53% है। CAGR यानी कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये वो एवरेज रेट है जिस पर रेवेन्यू हर साल ग्रो होता है। एक 4 साल पुरानी ब्रांड के लिए ये जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है। अब बात करते हैं EBITDA की। EBITDA का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सरल भाषा में कहें तो इंटरेस्ट, टैक्स और एसेट्स की घिसाई को हटाने से पहले का प्रॉफिट। ये बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमा रही है। EBITDA मार्जिन यानी रेवेन्यू का कितना हिस्सा EBITDA के रूप में बचता है। FY23 में सिर्फ 4.54% था, FY24 में लगभग 6.4%, FY25 में 12.82% और FY26 में 20.69%। 4 साल लगातार मार्जिन एक्सपेंशन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब बात करते हैं ROCE और ROE की।
आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी ने जो टोटल कैपिटल लगाया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। रिकॉर्ड का आरओसीई लगभग 59.85% है और आरओई लगभग 68.11%। ये दोनों नंबर्स बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन यहाँ एक कैविएट है। आईपीओ से पहले कंपनी का कैपिटल बेस बहुत छोटा था। टोटल एसेट सिर्फ 23.18 करोड़ रुपए FY25 में। जैसे जैसे आईपीओ प्रोसीड्स डिप्लॉय होंगे, आरओसी और आरओई ऑटोमेटिकली कंप्रेस होकर 25 से 35% के आसपास आ जाएंगे। यह अभी भी ठीक है, लेकिन करंट नंबर्स को स्टेडी स्टेट नहीं मानना चाहिए। अब एफसीएफ और पैट की बात करते हैं। एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो वो पैसा होता है जो ऑपरेशन से आने के बाद और ज़रूरी कैपिटल एक्सपेंसेस काटने के बाद बचता है। पेटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो मुनाफा है जो टैक्स देने के बाद बचता है। एफसीएफ को पैट से डिवाइड करने पर जो रेशियो आता है उससे पता चलता है कि जो प्रॉफिट दिख रहा है वो एक्चुअली कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड का एफसीएफ टू पैट रेशियो लगभग 66% है, जो एक एक्सेप्टेबल रेंज में है। मतलब प्रॉफिट और कैश दोनों रियल है। अब एक इंपॉर्टेंट येलो फ्लैग बताना चाहता हूं। कंपनी ने आईपीओ प्रोसीड से 5.41 करोड़ रुपए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए अलग रखे हैं, लेकिन 30 मई तक कुल 28.78 करोड़ रुपए आईपीओ से मिले पैसे अभी तक अनडिप्लॉयड यानी खर्च ही नहीं हुए। सोचने वाली बात है कि एबिटा मार्जिन 4.54% से जंप करके 20.69% तक एग्जैक्टली आईपीओ के टाइम पर पहुंची, और साथ में एडवर्टाइजिंग पर खर्च कम था। अगर मार्केटिंग पर कम इन्वेस्ट करके मार्जिन्स आर्टिफिशियली क्लीन दिखाए गए हों, तो जब जेन्युइन ग्रोथ के लिए एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी, EBITDA मार्जिन 13 से 15% रेंज पर नॉर्मलाइज हो सकता है। ये एक रिस्क है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये ग्रोथ किस वजह से आ रही है। दोस्तों, कंपनी ने पर SKU यानी पर प्रोडक्ट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ का कोई डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब है कि हम नहीं समझ पा रहे कि कितनी ग्रोथ असली डिमांड से आ रही है और कितनी सिर्फ नए स्टोर्स खोलने और नए प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग से। ग्रोथ क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन ड्रिवन है, यानी नए FOFO स्टोर्स अलग अलग स्टेट्स में, नए प्लेटफॉर्म लिस्टिंग्स और नए SKUs। FOFO का मतलब है फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, यानी स्टोर खुद फ्रेंचाइजी का होता है और वही चलाता भी है। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन की बात करें तो ईस्ट जोन सबसे तेज बढ़ रहा है और रेवेन्यू का 27.18% कंट्रीब्यूट कर रहा है। नॉर्थ जोन सबसे बड़ा है 32.85% के साथ। FY23 में 8 स्टेट्स में थे, सितंबर 2025 तक 14 स्टेट्स में पहुंच गए। ये पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ है जो सस्टेनेबल होती है। और एक बात, रिकॉर्ड का पहला फ्रेंचाइज स्टोर यहीं रायपुर में खुला था FY22 में, जो हम रायपुर वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। प्राइसिंग की बात करें तो रिकॉर्ड वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स को टारगेट करता है। ये मिड मार्केट पोजीशन है, कोई प्रीमियम प्ले नहीं है। प्राइस बढ़ाने की कोशिश की तो वॉल्यूम जाने का रिस्क है, क्योंकि शुगर कॉस्मेटिक्स, मामाअर्थ, मेबलिन, लॉरियल सब सेम प्राइस पॉइंट्स पर बैठे हैं। अब बात करते हैं ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत की। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकॉर्ड एक ब्रांड ओनली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो ब्रांड ही इसकी सबसे बड़ी एसेट है। सबसे पहला सवाल जो एक D2C ब्रांड के बारे में पूछना चाहिए वो ये है कि कस्टमर्स कितनी बार वापस आते हैं। CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, जो ये बताता है कि एक नया कस्टमर लाने में कितना खर्च होता है। LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, जो बताता है कि एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में कंपनी को कितना रेवेन्यू देगा। जवाब है कि ये डेटा डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बिना इन नंबर्स के ब्रांड की लॉयल्टी का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रेवेन्यू का लगभग 43.87% अमेजन, फ्लिपकार्ट, नका और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म से आता है। ये प्लेटफॉर्म्स 15 से 25% कमीशन लेते हैं, ऊपर से परफॉर्मेंस मार्केटिंग फीस अलग होती हैं। इसका मतलब रिपोर्टेड EBITDA से एक्चुअली 2 से 3% कम EBITDA होगी रियल इकोनॉमिक सेंस में। अब सबसे डिफरेंशिएटेड मूव की बात करते हैं। कंपनी ने क्लैन कनेक्ट यानी एरिडा इंटरैक्टिव में 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कंपनी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर एग्रीगेटर्स को पैसे देने की जगह खुद इन्फ्लुएंसर इंफ्रास्ट्रक्चर ओन कर रही है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत स्मार्ट मूव है, लेकिन अभी ये एक बेट है, प्रूवन नहीं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सिर्फ 4.77 लाख हैं, एक 80 करोड़ रुपए रेवेन्यू ब्रांड के लिए, जो बहुत मॉडेस्ट है। अब सबसे बड़ी कमी की बात करते हैं। क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इन तीनों पर रिकॉर्ड की प्रेजेंस का कोई एविडेंस नहीं मिला। 2026 में ब्यूटी क्विक कॉमर्स की TOP 5 कैटेगरीज में से एक है। अर्बन इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का डिस्कवरी और रिपीट परचेज इंक्रीजिंगली इन्हीं प्लेटफॉर्म से हो रहा है। 80 करोड़ रुपए का ब्यूटी ब्रांड इस चैनल पर कंप्लीटली इनविजिबल है,
ये गैप नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट है। ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो मार्च 2026 तक 22 स्टोर्स हैं, 3 कंपनी ओन्ड और 19 फ्रैंचाइज। D2C से ओमनी चैनल यानी सभी चैनल्स पर एक साथ प्रेजेंस बनाना ये सही डायरेक्शन है। लेकिन फ्रैंचाइज मॉडल में ब्रांड कंट्रोल लिमिटेड होता है, हर स्टोर का एक्सपीरियंस सेम नहीं होगा। बैलेंस शीट और वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। पोस्ट आईपीओ कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है, क्योंकि 28.78 करोड़ रुपए अभी तक अनडिप्लॉयड पड़े हैं। ये टेक्निकली अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी कंसर्न है ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब वो पैसा जो कस्टमर्स ने अभी तक नहीं दिया और कंपनी को मिलना है। FY25 में 8.09 करोड़ रुपए से बढ़कर FY26 में 15.38 करोड़ रुपए हो गए। ये 90% की जंप है, जबकि रेवेन्यू सिर्फ 67% बढ़ा। DSO यानी डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग देखें, ये बताता है कि औसतन कितने दिनों में पेमेंट मिलती है। रिकोड का DSO लगभग 70 दिन आता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स 7 से 30 दिनों में पेमेंट करते हैं, तो 70 दिन का DSO बहुत एलिवेटेड है। इसका मतलब या तो FOFO फ्रैंचाइज स्टोर्स को बहुत लंबे क्रेडिट टर्म्स दिए जा रहे हैं या कहीं और पैसा फंसा है। ये मॉनिटर करने वाली बात है। इन्वेंट्री की बात करें तो 9.08 करोड़ रुपए से 10.73 करोड़ रुपए हुई, सिर्फ 18% की ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ से कम है। यह हेल्दी साइन है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 0.25 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड रिकमेंड किया है। 198 रुपये के करंट प्राइस पर यह सिर्फ 0.13% यील्ड बनती है, जो बहुत नेग्लिजिबल है। एक ग्रोइंग कंपनी के लिए यह अप्रोप्रिएट है कि वो पैसा रीइन्वेस्ट करे, लेकिन डिविडेंड से कोई इनकम कंफर्ट नहीं मिलती। मैनेजमेंट को जज करना अभी कठिन है, क्योंकि कंपनी मई 2026 में लिस्ट हुई है। कोई पोस्ट आईपीओ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। FY27 के लिए 50% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है, यानी 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का टारगेट। सितंबर 2026 क्वार्टर देखेंगे तब असली पिक्चर आएगी। कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो क्लैन कनेक्ट में 7 करोड़ रुपए, FOFO मॉडल की एसेट लाइट अप्रोच, लुधियाना में वेयर हाउस के लिए 5.74 करोड़ रुपए, ये सब सेंसिबल मूव्स है। एक ऑब्जर्वेशन है कि आईपीओ में 5.04 करोड़ रुपए का OFS था, यानी ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर्स ने कुछ शेयर्स बेचे। अमाउंट छोटा है, रिटेन्ड स्टेक 65% है, लेकिन ये सेल सिग्नल तो है। CEO करण बंसल की उम्र 25 साल है, बहुत यंग है। ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अभी बनना है। फाउंडर धीरज बंसल 2018 से ब्रांड चला रहे हैं, 5 साल की हिस्ट्री बिफोर लिस्टिंग, ये रीजनेबल है। इनपुट कॉस्ट और प्राइसिंग पावर की बात करते हैं। यह रिकोड की एक बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस है। कंपनी का जीरो ओन मैन्युफैक्चरिंग है, 100% सोर्सिंग थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से, और टॉप 10 सप्लायर्स FY26 के 9 मंथ्स में 87.43% परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं, जो FY23 में 65.87% था। यानी सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि अगर इन टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में से कोई भी प्राइस बढ़ाए, सप्लाई डिसरप्शन करे या क्वालिटी इशू आए, तो रिकोड के पास कोई इंटरनल बफर नहीं है। कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर सीधा असर पड़ेगा। मिड मार्केट कलर कॉस्मेटिक्स में प्राइस बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेबलिन, लॉरियल, मामाअर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स सब सेम प्राइस पॉइंट्स पर हैं। प्राइस बढ़ाओ तो कस्टमर स्विच कर लेते हैं। रॉ मटेरियल्स की नेचर की बात करें तो पिगमेंट्स, पॉलीमर्स और पैकेजिंग फिल्म्स जो कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, ये मॉडरेटली साइक्लिकल होते हैं। इनमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल कैटास्ट्रोफी नहीं होती। ये कॉस्ट टेम्पररी स्पाइक करते हैं और फिर रिकवर भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी कॉस्ट पुश आती है, रिकोड के पास उसे डिफेंड करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ना तो खुद मैन्युफैक्चरिंग है और ना ही प्राइस बढ़ाने की पावर। चैनल मिक्स और क्विक कॉमर्स की रियलिटी देखते हैं। FY26 में 43.87% रेवेन्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आता है, 24.50% FOFO स्टोर्स से, बाकी कंपनी ओन स्टोर्स और ओन वेबसाइट से। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इन तीनों पर जीरो प्रेजेंस। 2026 में ब्यूटी और पर्सनल केयर क्विक कॉमर्स की फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज में है। 80 करोड़ रुपए का ब्यूटी ब्रांड इस चैनल पर नहीं है। ये एक बहुत सीरियस गैप है जो कॉम्पिटिटर्स इस बीच फिल कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी भी एक रिस्क है। Amazon, नाइका, मिंत्रा अपनी पॉलिसीज, कमीशंस, सर्च विजिबिलिटी और प्रमोशनल मैंडेट्स खुद सेट करते हैं। 80 करोड़ रुपए के ब्रांड के पास इन प्लेटफॉर्म्स के सामने कोई नेगोशिएटिंग पावर नहीं है। FOFO फ्रैंचाइज मॉडल में एक और इंपॉर्टेंट रिस्क है, जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। कंपनी का इन स्टोर एक्सपीरियंस पर लिमिटेड कंट्रोल होता है। हर फ्रैंचाइजी अपने तरीके से स्टोर चलाता है।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रमोशनल कंप्लायंस और कस्टमर सर्विस, ये सब कंसिस्टेंट नहीं होता। मतलब एक रिकॉर्ड स्टोर में एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है और दूसरे में खराब, जिससे ब्रांड रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। पर्सनल केयर कैटेगरी में पोजीशन की बात करते हैं। कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, बॉडी केयर, ब्यूटी एक्सेसरीज, ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेगमेंट्स हैं इंडिया में, खासकर TIR 2 और TIR 3 सिटीज में। लेकिन रिकोड का किसी भी सब कैटेगरी में कोई डिस्क्लोज्ड मार्केट शेयर नहीं है। कंपनी के DRHP ने खुद वार्न किया है कि फेस मेकअप कैटेगरी में रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन एक वल्नरेबिलिटी है। कोई स्ट्रॉन्ग नेचुरल्स या क्लिनिकल एफिकेसी पोजीशनिंग नहीं है, जैसे डर्मा को या ममार्थ का है। क्वालिटी रिकॉर्ड की बात करें तो कोई FSSAI रिकॉल या सेफ्टी इशू नहीं आया जो जेन्युइनली पॉजिटिव है। लेकिन 100% थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी सप्लायर्स पर है। कंसंट्रेशन और कंपटीशन की असली तस्वीर देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एसेंशियली सिंगल कैटेगरी कंपनी है, कल कॉस्मेटिक्स और एडजेसेंट ब्यूटी, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। 43.87% रेवेन्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, 24.5% FOFO स्टोर से, कोई ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं। एक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम बदल गया तो 44% रेवेन्यू डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। और अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात, यहाँ असली खतरा है। हुनासा यानी मामारथ और द डर्मा को डायरेक्टली कलर कॉस्मेटिक्स में कम्पीट कर रहा है। हुनासा का FY26 पैट लगभग 200 करोड़ रुपए है, जबकि रिकोड का सिर्फ 11 करोड़ रुपए। डिस्ट्रीब्यूशन रीच 2.5 लाख आउटलेट्स है हुनासा की। शुगर कॉस्मेटिक्स प्राइवेट है लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल के साथ। न्याका ब्यूटी उसी प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करती है जहां रिकोड सेल करता है। लॉरियल, मेबेलिन, लैक्मे सिमिलर प्राइस पॉइंट्स पर है। इन सब कॉम्पिटिटर्स में से हर एक कम से कम किसी एक क्रिटिकल एक्सेस पर रिकॉर्ड से बेटर पोजीशन है। रिकॉर्ड के पास ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, न डिस्ट्रीब्यूशन स्केल है, न प्राइसिंग पावर है, न क्विक कॉमर्स प्रेजेंस है। ये एक ऑनेस्ट असेसमेंट है। प्रीमियमाइजेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करते हैं। रिकॉर्ड का पोजीशनिंग मास टू मिड मार्केट है, जो TIR 2 TIR 3 पेनिट्रेशन के लिए करेक्ट है। लेकिन इसका मतलब है कि प्रीमियम मिक्स से मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद कम है। 350 से ज़्यादा SK US है एक 80 करोड़ रुपए के ब्रांड के लिए। जो कंसर्न है स्ट्रेंथ नहीं। इतने SK US में पर SKU वॉल्यूम्स बहुत थिन होंगे। एक जेन्युइन पॉजिटिव ये है कि मास टू मिड मार्केट ब्रांड होना डाउन ट्रेड प्रोटेक्शन देता है। अगर इकोनॉमी स्लो हो और लोग प्रीमियम ब्यूटी कम खरीदें तो रिकॉर्ड को बेनिफिट मिलेगा। प्लान कनेक्ट एक फॉरवर्ड लुकिंग एसेट है और कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर स्ट्रक्चरल ग्रोथ सेगमेंट्स हैं इंडिया में। रेगुलेटरी और ESG की बात करते हैं। स्टैंडर्ड 25.17% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, कोई सिन टैक्स या स्पेशल टैक्स एक्सपोजर नहीं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स 12 से 18% GST स्लैब्स में आते हैं, कोई स्पेशल GST बेनिफिट नहीं। ट्रेडमार्क की बात एक बार फिर क्लास 3 कॉस्मेटिक्स में लीगल ऑब्जेक्शंस एक्टिव हैं। ये एक ब्रांड ओनली कंपनी के लिए एग्जिस्टेंशियल रिस्क है। अगर ट्रेडमार्क सिक्योर नहीं हुआ तो रिकॉर्ड ब्रांड नेम ही एट रिस्क है, जबकि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ऑल्टरनेट मोड नहीं है। FSSAI रिकॉर्ड क्लीन है, कोई रिकॉल नहीं। 156 एम्प्लॉयज़ हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। P/E रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये इस तरह कैलकुलेट होता है कि शेयर की मार्केट प्राइस को कंपनी की पर शेयर अर्निंग्स यानी EPS से डिवाइड करते हैं। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितने रुपए पे कर रहे हैं। CMP यानी करंट मार्केट प्राइस 198 रुपए है। मार्केट कैप 211 करोड़ रुपए है। FY26 EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर 13.77 रुपए है। P/E कैलकुलेट करें तो 211 करोड़ रुपए को 11.21 करोड़ रुपए पैट से डिवाइड करने पर लगभग 18.8 टाइम्स आता है। पहली नज़र में यह सस्ता लगता है क्योंकि होनासा लगभग 70 टाइम्स पर ट्रेड करती है और नायका लगभग 494 टाइम्स पर, लेकिन वो कंपैरिजन फेयर नहीं है। वो मेन बोर्ड लिस्टेड, इंस्टीट्यूशनली कवर्ड, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। रिकॉर्ड BSE SNE पर है, 4 साल पुरानी कंपनी है, 156 एम्प्लॉयज़ हैं। रिवर्स DCF देखें। DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो वो मेथड है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर कंपनी भविष्य में इतना कैश जनरेट करेगी तो आज उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 18.8 टाइम्स P/E पर मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 25 से 35% पैट CAGR एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 3 सालों में। मैनेजमेंट ने 50% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ FY27 के लिए गाइड किया है। अगर मार्जिन्स 14% पैट पर होल्ड हों तो FY27 पैट 16 से 17 करोड़ रुपए हो सकता है, यानी FY27 फॉरवर्ड PY लगभग 12.5 टाइम्स होगा। वैल्यूएशन परफेक्शन प्राइस नहीं कर रहा, ये एक रीजनेबल बेस केस प्राइस कर रहा है।
पेग रेशियो देखें। पेग यानी प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो ये बताता है कि पी बाई ई को एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से डिवाइड करने पर क्या आता है। अगर 3 साल ईपीएस सीएजीआर 40 से 60% हो तो पेग बनता है 18.8 को 50 से डिवाइड करने पर 0.37, जो बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन पेग तभी काम करता है जब ग्रोथ अजम्पशन ट्रस्टवर्दी हो। 4 साल पुरानी एसएमई कंपनी का 50% ग्रोथ अजम्पशन हाई अनसर्टेनिटी कैरी करता है। डिविडेंड यील्ड की बात वैल्यूएशन में भी करनी जरूरी है। 0.25 रुपये पर शेयर डिविडेंड पर 198 रुपये के प्राइस पर यील्ड सिर्फ 0.13% बनती है। इसका मतलब ये स्टॉक कोई इनकम प्ले नहीं है, ये प्योरली ग्रोथ बेट है। बीसीएसएमई लिक्विडिटी की बात करें तो 74 करोड़ रुपए का पब्लिक फ्लोट है। बड़ी पोजीशन बनाना या एग्जिट करना बिना स्टॉक प्राइस मूव किए बहुत मुश्किल है। कुछ रेड फ्लैग्स जो ध्यान देने वाले हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 90% बढ़ी जबकि रेवेन्यू 67%। ये एक येलो फ्लैग है। अभी कंफर्म प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉनिटर करना जरूरी है। A&P यानी एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन स्पेंडिंग का पैटर्न सस्पिशियस है, क्योंकि ई बिडा एग्जैक्टली आईपीओ के टाइम पर 4.54% से 20.69% तक जंप किया। अगर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कम करके मार्जिन्स क्लीन दिखाए गए हों तो ये आगे नॉर्मलाइज होगा। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन जैसा पहले बताया, ब्रांड ओनली कंपनी में ये एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क है। एक पॉजिटिव ये है कि कोई अर्निंग्स मैनिपुलेशन नहीं मिली, ऑडिटर्स क्लीन है, कोई एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं, कोई अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं। तो दोस्तों ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? रिकॉर्ड स्टूडियोज एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग अर्ली स्टेज इंडिया ब्यूटी ब्रांड है जिसने प्रॉफिटेबिलिटी इन्फ्लेक्शन क्रॉस कर लिया है। FY 26 के नंबर्स रियल हैं। रेवेन्यू 67% बढ़ा, ईबिडा 170% बढ़ा, पीएटी 260% बढ़ा। यह ऑपरेटिंग लेवरेज से आया है, कोई जुगाड़ नहीं। वैल्यूएशन 18.8 टाइम्स FY 26 पी बाई ई पर परफेक्शन प्राइस नहीं कर रहा। क्लाइंट कनेक्ट एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है। FOFO ऑफलाइन एक्सपेंशन सही डायरेक्शन में है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिस्क्स इक्वली रियल है। क्विक कॉमर्स प्रेजेंस जीरो है 2026 में ब्यूटी कैटेगरी में। सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन 87.43% है टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में। बिना मैन्युफैक्चरिंग बफर के ये एक्सट्रीम है। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन कोर ब्रांड के लिए अनरिजॉल्व्ड है। रिसीवेबल्स रेवेन्यू से तेज बढ़ रही हैं। बीएसई एसएमई लिक्विडिटी प्रोफाइल में मीनिंगफुल पोजीशन बिल्ड या एग्जिट करना प्राइस मूव किए बिना मुश्किल है। अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में इसे प्रूव करना होगा कि क्विक कॉमर्स पर आ रहे हैं, ट्रेडमार्क रिजॉल्व हो रहा है, डीएसओ स्टेबल हो रहा है, क्लाइंट कनेक्ट से कैक्स कम हो रहा है और सेम स्टोर रेवेन्यू बढ़ रही है। अगर इन पॉइंट्स पर डिलीवरी हो तो थीसिस बिल्ड होगा, अगर नहीं हुआ तो थीसिस ब्रेक हो जाएगा। करंट 198 रुपये के भाव पर यह एक बहुत छोटी पोजीशन के लिए विचार किया जा सकता है, वो भी केवल उन रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स के लिए जिनका 3 साल का होराइजन है और जो बीएसई एसएमई की लिक्विडिटी लिमिटेशन को पूरी तरह समझते हैं। ये जीरो नहीं है, लेकिन हाई कन्विक्शन बाय भी नहीं है। सितंबर 2026 क्वार्टर रिजल्ट्स में 4 चीजें देखना। 1. क्विक कॉमर्स लॉन्च हुआ या नहीं। 2. डीएसओ स्टेबल हुआ या और बढ़ा। 3. एफओएफओ स्टोर्स की सेम स्टोर रेवेन्यू कैसी है। 4. ट्रेडमार्क स्टेटस अपडेट। ये 4 डेटा पॉइंट्स बता देंगे कि इस स्टॉक की स्टोरी आगे बनेगी या टूटेगी। तो दोस्तों ये था आज का रिकॉर्ड स्टूडियोज का कंप्लीट रिव्यू। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियोस मिस न हो। अपने क्वेश्चंस और थॉट्स नीचे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।